ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से फीस शुल्क लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह खबर सुर्खियां बटोर रही है। देखिए, इस फैसले के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले उन देशों के जहाजों से समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा जिन्हें ईरान की ओर से मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हैं हसन काशकवी। उन्होंने बयान दिया। उनके अनुसार शुल्क के बदले जहाज़ों को समुद्री सेवाएं, सुरक्षा और बीमा जैसी सुविधाएं हम देंगे। पर्यावरण संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे और विशेष परिस्थितियों में ईंधन देने की व्यवस्था भी करेंगे। भुगतान ईरानी रियाल या ईरान की पसंद की किसी दूसरी मुद्रा में आप कर सकेंगे। इसी बीच में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और बढ़ाने के संकेत दे दिए। जी हाँ, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई के अंतिम चरण में है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की कमाई के बड़े रास्तों को बंद करना है। बेसेंट के अनुसार दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका अपनी सभी सरकारी एजेंसीज और अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने उन खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है जो अमेरिकी आर्थिक कार्रवाई में उसका साथ देंगे। ईरान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रिजाई ने कहा है कि ऐसे देशों को ईरान दुश्मन मानेगा। वहीं ईरानी अधिकारी मेहदी रहीमी ने दावा किया है कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब, तुर्की तथा पाकिस्तान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इन तीनों देशों ने 7 अगस्त को मक्का में आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नया अमेरिकी क्षेत्र बता चुके हैं। 18 अगस्त को उन्होंने पहली बार हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कही थी और रविवार को फिर ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद में हॉर्मुज में समुद्री मार्ग भी 2 हिस्सों में बताए जा रहे हैं। उत्तरी मार्ग ईरान के तट के पास लारक और किश्म द्वीपों के करीब से गुजरता है। दक्षिणी मार्ग ओमान के पास और ईरान के तट से दूर है। अमेरिका इसे दक्षिणी मार्ग से जहाज़ों को गुजरने पर जोर देता है और अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में चलने वाले कई कॉमर्शियल जहाज़ भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। गिनी की राजधानी कोनाक्री में भारी बारिश के बाद में कचरे का एक पहाड़ था, वो धंस गया। रविवार तड़के शहर के सबसे बड़े लैंडफिल में हुए इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई बार पूरी तरीके से कई घर तबाह भी हुए। हादसा रविवार देर रात करीब 2 बजे शुरू हुआ, भारी बारिश के बाद। अधिकारियों के अनुसार बारिश का पानी कचरे के बड़े ढेर के ऊपर बहने लगा। इसके बाद कचरे का ढेर धंस गया और लैंडस्लाइड की चपेट में आसपास बनी झोपड़ियां आ गईं। मलबे में दबे लोगों की तलाश के बचाव और खोज अभियान अभी भी जारी है। यह हादसा एस सलाम के खुले कचरा डंप में हुआ है। बता आपको ये दें कि यही कोनाक्री का सबसे बड़ा लैंडफिल है। यहाँ शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता है। सैन्य इंजीनियरिंग बटालियन के सफाई अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बाल्ड मामादो बेलो के अनुसार इस स्थान को रविवार को बंद किया जाना था। लैंडफिल के अनुसार रहने वाले लोगों को पहले ही जगह खाली करने की सूचना दी गई थी। इसके बाद कई लोग वहां से चले भी गए, लेकिन हादसे के समय कई लोग अभी भी इलाके में मौजूद थे। इस वजह से कचरे के ढेर के धंसने पर आसपास की बस्तियां सीधे इसकी चपेट में आ गईं। अफ्रीकी देशों में ऐसे हादसों का एक बड़ा कारण तेजी से बढ़ती आबादी और उसके मुकाबले कचरा प्रबंधन की धीमी व्यवस्था है। शहरों के बाहर कचरे के बड़े बड़े ढेर लगातार बढ़ते जाते हैं। कचरा बढ़ने के साथ ढेर ऊंचा और भारी होता जाता है, उसकी स्थिरता कमज़ोर हो सकती है। भारी बारिश इस खतरे को और बढ़ा देती है। पानी कचरे के ढेर में भरने से उसका वजन बढ़ जाता है और ढेर नीचे की ओर खिसक सकता है। गिनी के इस हादसे में भी भारी बारिश के बाद में कचरे का पहाड़ धंसने के बाद सामने आई।
एक दूसरी बड़ी समस्या ये है कि कचरा डंप के आसपास गरीब बस्तियां बस जाती हैं। कुछ लोग कचरे से प्लास्टिक और धातु निकाल कर कमाई करते हैं, जबकि कुछ लोग सस्ती ज़मीन के कारण इन इलाकों में रहते हैं। ऐसे में कचरे का ढेर धंसने पर सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं लोगों को होता है। गिनी प्राकृतिक संसाधनों से एक समृद्ध देश है। यहाँ बॉक्साइट, लौह अयस्क, सोना और हीरे जैसे खनिज बड़े पैमाने पर मिलते हैं। देश में दुनिया के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडारों में से एक मौजूद है। इसके बावजूद गरीबी बड़ी चुनौती बनी रहती है। विश्व बैंक के अनुसार गिनी की 43.7% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। खनिजों से देश को आय तो होती है, लेकिन उसका लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है और ये चुनौती है। खनन से मिलने वाले आय को रोजगार, बेहतर सड़क, पानी, लोगों की आय बढ़ाने जैसी सुविधाओं में बदलना देश के सामने एक बड़ी आवश्यकता है। नेपाल में बदलाव के नए चेहरों के तौर पर सत्ता में आए प्रधानमंत्री बालनशाह के सामने अब सरकार चलाने की क्षमता साबित करने की चुनौती आ गई है। प्रधानमंत्री पद संभालने के करीब 150 दिन बाद उनकी लोकप्रियता को झटका लगा है। उनके शासन को लेकर सवाल उठे हैं। कभी जनजी आंदोलन की उम्मीद और पुराने राजनीतिक सिस्टम के विकल्प के तौर पर देखे जाने वाले बालनशाह अब संसद से दूरी, पार्टी के भीतर खींचतान और कूटनीतिक विवाद, बढ़ती सार्वजनिक नाराजगी से गिर गए हैं। बालनशाह 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले वो काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। इंजीनियर और रैपर के तौर पर पहचान रखने वाले बालन ने मार्च में हुए चुनाव में 4 बार प्रधानमंत्री वो रह चुके केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ छापा में हराया था। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी कि आरएसपी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। युवा मतदाताओं ने उनको सराहा था। जवाबदेही, पारदर्शिता और राजनीतिक बदलाव की उम्मीद भी उनसे साथ साथ में की थी। सत्ता संभलने के कुछ ही महीनों के बाद सरकार को कई मोर्चों पर विरोध झेलना पड़ा। अप्रैल में ही भारत से खुले बॉर्डर के जरिए आने जाने वाले सामान पर कस्टम नियम सख्त किया गया। भारत से दवाइयाँ, किराना, रोजमर्रा का सामान जो था निर्भर जो लोग थे, उनके बीच में इस फैसले को लेकर नाराजगी बढ़ गई थी। विरोध के बाद सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। भारत नेपाल सीमा से जुड़े विवाद ने भी सरकार की कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ाई हैं। भारत के साथ बालनशाह की विदेश नीति भी चर्चा में रही है। 10 अगस्त को उन्होंने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत झैंग मोमिंग से अलग से मुलाकात की। आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछाने की भारत यात्रा को भी राजनीतिक रूप से अहम माना गया। लामिछाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत भारतीय नेताओं से मुलाकात के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हुई। घरेलू मोर्चों पर भी सरकार को जुलाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काठमांडू में राइड शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली की मौत के बाद युवाओं का गुस्सा एक बार फिर से सड़कों पर हमने देखा। जमीन से जुड़े लोगों को हटाने के खिलाफ कार्रवाई और प्रदर्शन हुआ। नेपाल के दक्षिणी इलाकों में हिंदू मुस्लिम झड़प में 3 लोगों की मौत के बाद बालनशाह को सार्वजनिक अपील करनी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री और संसद के बीच दूरी को लेकर है। 21 अगस्त को बालनशाह आरएसपी की केंद्रीय समिति के अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। संसद के 39 सत्रों में उनकी मौजूदगी सिर्फ 5 बार रही। इसी को लेकर स्पीकर ने उन्हें 26 अगस्त को संसद में सवाल जवाब सत्र में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए। यानी जिस युवा चेहरे से नेपाल में राजनीतिक बदलाव की उम्मीद की गई थी, अब उसी की लोकप्रियता कुछ इस प्रकार से घटने लगी। आने वाले दिनों में संसद, पार्टी, संगठन, कूटनीति और जनता के बीच उनकी सक्रियता तय की जाएगी कि बालनशाह नेपाल की राजनीति में एक बदलाव के चेहरे पर स्थापित हो पाएंगे या नहीं। उनकी लोकप्रियता सत्ता की चुनौतियों के बीच कमजोर पड़ रही है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के उस दावे पर अब भारत सरकार के सूत्रों की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा था कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए कहा गया था भारत की तरफ से, उस पर यह खबर है। भारतीय सूत्रों के मुताबिक किसी भी वीवीआईपी दौरे से पहले नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रम और मीडिया से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच में चर्चा होना एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस मामले में भारतीय पक्ष ने वीवीआईपी दौरों को लेकर अपनी सामान्य और
मानक प्रक्रिया की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक किसी भी विदेशी वीवीआईपी के भारत दौरे या भारतीय नेताओं की विदेशी यात्रा से पहले सार्वजनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा, मीडिया कवरेज और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाती है। इसे किसी विशेष नेता या देश के लिए अलग से कोई व्यवस्था के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए या मांग के तौर पे। दरअसल रविवार को इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात का जिक्र किया। गोर के मुताबिक ट्रंप ने उनसे पूछा था कि क्या भारतीय पक्ष की कोई विशेष मांग है। इसके जवाब में गोर ने दावा किया कि अमेरिकी पक्ष को बताया गया भारत की तरफ से बात का विदेश मंत्रालय मीडिया को बुलाना चाहता है, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहता है। गोर ने यह भी कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी थी। उनके मुताबिक भारतीय पक्ष सवाल जवाब को लेकर सहज नहीं था। ट्रंप ने कथित तौर पर इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अब भारत सरकार के सूत्रों के दावों के बाद में संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि वीवीआईपी कार्यक्रमों से पहले इस तरीके की बातचीत राजनयिक और प्रोटोकॉल प्रक्रिया का हिस्सा होती है। किसी कार्यक्रम में मीडिया की मौजूदगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त बयान या सवाल जवाब का प्रारूप पहले से तय किया जाना सामान्य व्यवस्था है। इस पूरे मामले में सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि भारत इस बातचीत को सामान्य राजनयिक प्रक्रिया के तौर पर देख रहा है। ऐसे में अमेरिकी राजदूत के बयान को किसी विवाद या असहमति के बजाय वीवीआईपी कार्यक्रम की एक सामान्य तैयारियों के संदर्भ में ही देखा जा रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।